हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफार्मर। क्लियर। सो व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या होता है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आज कंप्लीट ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या इसका प्रिंसिपल है और क्या इसकी वर्किंग होगी, किस टाइप से इसकी कंस्ट्रक्शन आपके पास होगी, एंड देन व्हाट अबाउट द थ्योरी पार्ट एंड व्हाट अबाउट द ट्रांसफार्मर्स टाइप की, मतलब इसके टाइप कौन कौन से आपके पास होंगे, एंड अबाउट द एनर्जी लॉसेस की एनर्जी लॉसेस कौन कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। आप सभी ने ट्रांसफार्मर तो देखा ही होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि सबस्टेशन होता है, सबस्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी आप तक पहुंच रही है, आपको पता है कि आपकी गलियों में क्या लगे होते हैं? ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है। या रोड्स पे आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और उसमें कई टाइप के क्या होते हैं आपको पता है, एनर्जी लॉसेस आकर होते हैं। वी हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स। क्लियर। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है? ये वो डिवाइस है आपके पास जो वोल्टेजेस के लेवल को चेंज करता है। क्लियर। मतलब क्या करता है? ये हाई एसी को लो एसी और लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर। मतलब हाई वैल्यू को कम और लो वैल्यू को हाई करता है, मतलब एसी के लेवल्स को ये क्या करता है? चेंज करता है। वो आपके पास डिवाइस क्या है? ट्रांसफार्मर है। क्लियर। अब देखिए, इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है आपके पास? म्यूचुअल इंडक्शन। आई थिंक हमने म्यूचुअल इंडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में पहले डिस्कस किया है, तो आपको पता होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अगर आपके पास करंट एक कॉइल में चेंज होता है तो उसकी वजह से ईएमएफ जब नेबरिंग कॉइल में, साथ वाली कॉइल में, मतलब सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड होती है, तो वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। और वही हमारे पास क्या होगा? इसकी कंस्ट्रक्शन और इनसे वर्किंग प्रोसेस में यूज होगा। यू विल बी क्लियरली अंडरस्टैंड। क्लियर। तो देखिए, आपके पास है क्या यहां पे मैं इस टाइप से ले रहा हूं। यहां पे ये मैंने क्या लिया है? लैमिनेटेड ये मैंने लैमिनेटेड कॉर ली। लैमिनेटेड कॉर का मतलब क्या है कि जस्ट यू कैन से कि मेरे पास ना पहले ना ब्लॉक्स थे, और उन ब्लॉक्स को मैंने क्या कर दिया? स्लाइसिस में डिवाइड कर दिया। मान लो ब्लॉक है, उसको स्लाइसिस में डिवाइड कर दिया, एंड देन मैंने उनकी ज्वाइनिंग कर दी। ऐसे आपके पास ये है, ये है, ये है, ये है। यू कैन से कि ये शीट्स हैं जिनके आपस में क्या है? ज्वाइनिंग है। क्लियर। डॉट लाइक की एक वायर है जो इस टाइप से जा रही है, इस टाइप से कुछ नहीं है, ये फ्रेमिंग है एक। मतलब क्या है? आपके पास इस टाइप से लगा हुआ है 3D में कि आपके पास पहले 1 लगी है, उसके पीछे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस टाइप से है। और ये क्या है? लैमिनेटेड कोर है। क्लियर। मतलब क्या होता है कि टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एडी करंट, आपको पता है ना, तो हम क्या करते हैं? उसको स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम उनकी ज्वाइनिंग कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल लैक्वर। क्लियर। तो मैंने वही काम किया है। ये क्या है? आपके पास उसकी लैमिनेटेड आयरन कोर है। क्लियर। तो अब आपके पास यहां पे क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास होंगे, और यहां पे मैंने इसको कनेक्ट किया है विद एसी। क्लियर। और यहां पे आपके पास होंगे, इसको मैंने कनेक्ट किया है विद लोड रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस मैंने क्या करना है? आउटपुट ऑब्टेन करनी है। क्लियर। मतलब जो आउटपुट होगी आपको इसके क्रॉस बनेगी। क्लियर। और ये मेरे पास है प्राइमरी कॉइल, और ये है मेरे पास सेकेंडरी कॉइल। क्लियर। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है एनपी, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या है? एनएस है। क्लियर। अब देखिए, आपने एसी प्रोवाइड करी है। क्लियर। और यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, फिर यहां पे भी इंड्यूस्ड होगी। तो आपके पास क्या है? ये जैसे प्राइमरी सेक्शन है, जो मैंने अप्लाई करी है वो मेरे पास क्या है? कैपिटल ईपी रिलेटेड विद द प्राइमरी। जो इंड्यूस्ड होगी वो क्या होगी? स्मॉल ईपी। इसमें जो इंड्यूस्ड होगी वो क्या होगी? स्मॉल ईएस। और यहां पे जो स्टेब्लिश होगी वैल्यू फाइनली, वो आपके पास क्या होगी? कैपिटल ईएस। क्लियर। अक्रॉस द सेकेंडरी। अब देखिए, आपके पास इसकी वर्किंग किस टाइप से हो सकती है? बिकॉज यू नो कि आपने क्या किया है? यहां पे एसी को अप्लाई किया, आपने यहां पे एसी को अप्लाई किया, और एसी में क्या आती है? कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन आती है। क्लियर। मतलब करंट कॉन्टिन्यूटी मैनर में क्या करता है? चेंज करता है। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर आपके पास करंट चेंज करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी,
और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी देन फ्लक्स चेंज करेगा, और अगर आपके पास फ्लक्स चेंज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। क्लियर? तो आपके पास होगा क्या कि यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है कि अगर आपके पास करंट में वेरिएशन आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, फिर फ्लक्स चेंज कर रही है। क्लियर? अगर फ्लक्स इसके साथ चेंज करेगी तो इसके साथ भी चेंज करेगी। क्लियर? आई नो कि जितना चेंज इसमें आ रहा है उतना चेंजेस इसमें नहीं आएगा। मतलब क्या है कि एक तरह से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जितना अमाउंट यहां पे होगा उतना अमाउंट यहां पे नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे है तो ट्रांसफर क्या होगा, थोड़ा कम ही होगा कंपैरेटिवली। क्लियर? तो आपके पास मतलब क्या है कि अगर यहां पे मेरे पास फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इसमें भी चेंज करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्लियर? और जिसे मैं क्या कर लूंगा, एज एन आउटपुट यहां पे यूज कर लूंगा। मतलब आपने ये देखा कि मेनली है क्या, म्यूचुअल इंडक्शन को ही मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर करंट यहां पे चेंज करता है तो आपके पास ईएमएफ यहां पे इंड्यूस्ड होती है। क्लियर? अब मैंने इसका क्या पार्ट डिस्कस करना है, इसका थ्योरी पार्ट, बेसिकली इसका मैथमेटिकल पार्ट। अब देखिए इसके मैथमेटिकल पार्ट में आपके पास है क्या, एज यू नो कि आपके पास जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। क्लियर? अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं प्राइमरी सेक्शन के लिए देन आई कैन राइट स्मॉल ईपी, और यहां पे मैं लिख रहा हूं इस टाइप से माइनस एन पी फॉर द प्राइमरी। ठीक है? और इसे मैं लिख रहा हूं इक्वल टू द कैपिटल ईपी। ठीक है? बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो कैपिटल ईपी क्या होगा, स्मॉल ईपी के इक्विवेलेंट होगा, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। और ऐसे ही मेरे पास यहां पे क्या होगा, कैपिटल ईएस इक्वल टू स्मॉल ईएस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। इस इक्वेशन को मैंने इसके लिए लिखा है, तो मेरे पास यहां पे ये एक चीज आ गई। क्लियर? तो ये आपके पास प्राइमरी सेक्शन के लिए आ गया और ये मेरे पास सेकेंडरी सेक्शंस के लिए आ गया। क्लियर? अब यहां पे इस चीज का ध्यान देना कि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, कि ये इसके साथ और ये इसके साथ रिलेट करेगा, बट डी फाई बाई डी टी दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो पूरे एक डिवाइस का है। तो जितना रेट यहां पे चेंज हो रहा है उतना ही क्या होगा, यहां पे भी चेंज होगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं। जब मैं यहां पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ई पी डिवाइड बाई ई एस इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, एन पी बाई एन एस। क्लियर? मतलब ये जो माइनस माइनस कैंसिल आउट, डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या, आइडियल ट्रांसफार्मर है। क्लियर? मैंने क्या कंसीडर करिए सिचुएशन, आइडियल ट्रांसफार्मर की। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब देयर इज नो पावर लॉस, जितनी इनपुट पे पावर होगी उतनी ही मुझे आउटपुट के क्रॉस ऑब्टेन होगी। क्लियर? तो आपके पास क्या होगा, यहां पे पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। ये मेरे पास क्या हो गया, इनपुट सेक्शन के लिए हो गया। ठीक है? आउटपुट के लिए मैं सेकेंडरी के लिए लिख लूंगा ईएस इंटू आई एस। मेरे पास क्या आ गया। अब यहां से वैल्यू क्या आएगी, ईपी बाई ई एस इक्वल टू आई एस बाई आई पी। मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए ईपी बाई ई एस और यहां पे भी ईपी बाई ई एस है, तो इस इक्वेशन का अगर मैं यूज करता हूं तो मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूं, ईपी बाई ई एस इक्वल टू एनपी बाई एन एस इक्वल टू आई एस बाई आई पी। क्लियर? और ये जो मेरे पास फार्मूला आया ना, ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? मतलब ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मतलब आपने याद रखना है जो E है और N है ये तो दोनों सेम सेंस में चलेंगे, और करंट अपोजिट चलता है। अगर मान लो ऊपर PP है तो करंट में यहाँ पे S है, या अगर मैं यहाँ SS लिख देता हूं ऊपर तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, P लिखूंगा। क्लियर? तो इस टाइप से आपने क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। क्लियर? अब देखिए यहां पे ये तो आ गया मेरे पास ओवरऑल फार्मूलेशन, बट ये याद रखना ये वाला फार्मूला आई एस बाई आई पी ये तभी एप्लीकेबल है अगर ट्रांसफार्मर मेरे पास क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। क्लियर? एक टर्म यहां पे यूज होती है हमारे पास विच वी कॉल एज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यहां पे एक टर्म यूज होती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय द के। वो आपके पास क्या होती है,
NS by NP, मतलब नंबर ऑफ द टर्न्स इन द आउटपुट सेक्शन टू द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द इनपुट सेक्शन की रेशियो। क्लियर? NS by NP की जो रेशियो होगी वो K होगी। क्लियर? तो अगर ये K है तो यहाँ पे तो NP by NS है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे 1/K हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से कई बार न्यूमेरिकल में आपको K दिया होता है, देन उसके अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए मैंने क्या करनी है, इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। अब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं फैक्टर एफिशिएंसी। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ये आपके पास होता है रेशियो किसका, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितनी है आपके पास, ES इंटू IS, और इनपुट पावर क्या है, EP इंटू IP। क्लियर? और आपको पता है अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ईटा इक्वल टू 1। तो मतलब आइडियल के केस में मेरे पास ईटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो मतलब वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ आइडियल ट्रांसफार्मर, मतलब उसकी 100% एफिशिएंसी होगी। क्लियर? अब देखिए इसमें आगे जो आते हैं इसके टाइप्स में हमारे पास क्या होता है, स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपके पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, जो वैल्यू को क्या करता है, अप करता है। क्लियर? इसको हम कैसे शो करते हैं, ये मेरे पास प्राइमरी सेक्शन है, ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सेकेंडरी सेक्शन में है। एक्चुअली मैंने ये हमारे पास सिंबल भी होता है ट्रांसफार्मर का, हम इस टाइप से शो कर सकते हैं। यू कैन सी इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर मैंने जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में लिए हैं वो कम लिए हैं, और इसमें क्या लिए हैं, ज्यादा लिए हैं। और ये जो मेरे पास लाइन है ना, दो पैरेलल लाइंस, ये क्या डिनोट करती है, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना को। मतलब एक तरह से क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर के अबाउट मैंने क्या किया है, इन दोनों कॉइल्स की बाइंडिंग कर रखी है। ये चीज आपके पास ये शो कर रही है। तो स्टेप अप में आपके पास क्या है, यू कैन सी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी में वो लेस हैं एज कंपेयर टू द सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी में ज्यादा हो गए। क्लियर? तो आपको फार्मूला तो पता ही है, EP बाय ES इक्वल टू NP बाय NS। तो आपको ये चीज पता है, NP बाय NS क्या होगा, लेस देन 1। तो इसका मतलब ये भी लेस देन 1 हो गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, EP बाय ES, ये भी क्या होगा, लेस देन 1। तो EP लेस देन ES, और वी कैन से ES इज ग्रेटर देन EP। मतलब क्या है, जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है ना, वहां पे आपके पास आउटपुट भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्लियर? मतलब यहां पे आपको जो आउटपुट वोल्टेज रिस्पॉन्स मिलेगा सेकेंडरी सेक्शन में वो ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्शन। क्लियर? बिकॉज रीजन पता है क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा मतलब वायर की लेंथ ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और वोल्टेज भी आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगी यहाँ पे। क्लियर? तो ये था मेरे पास स्टेप अप में। ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। आपके पास आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा मेरे पास, अब वैल्यू डाउन जाएगी तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा शो कर दिए और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम शो किए। ये हो गया NP और ये हो गया मेरे पास NS। क्लियर? तो आप देख सकते हो यहां पे कम है और यहां पे क्या है, ज्यादा है। तो आपके पास क्या होगा, इसके लिए रिवर्स हो जाएगा, यहां पे ये साइन आ जाएगा क्योंकि P में ज्यादा है अब। क्लियर? और आपके पास क्या होगा, यहां पे भी ये ग्रेटर का हो जाएगा इस टाइप से, और यहां पे ये इस टाइप से। क्लियर? मतलब अगर आपको एक केस आ गया तो दूसरा आप अपने आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। इसका थ्योरी सेक्शन तो डिस्कस हो गया,
अब हमने डिस्कस करना है एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। इसमें एक आपके पास होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस, जिसे हम एडी करंट लॉस भी बोल देते हैं। एक आपके पास होता है फ्लक्स लॉस। फोर्थ फैक्टर आपके पास होता है हिस्टेरेसिस लॉस, एंड फिफ्थ इज मैग्नेटो स्ट्रिक्शंस। आपके पास कॉपर लॉस क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जो हम इस टाइप से फ्रेमिंग यूज करते थे, क्लियर, रफली बना के दिखा रहा हूं, यहां पे आपके पास वायर की वाइंडिंग होती थी, क्लियर। तो आपको ये चीज पता है कि कॉपर लॉस क्या है, मतलब क्या है कि ये वायर की वाइंडिंग होती थी। अगर मैं जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लूंगा तो उसमें क्या होंगे, हीट लॉसेस भी अक्कर होंगे। तो इसमें जो आपके पास एनर्जी लॉसेस अक्कर होते हैं वो होते हैं कॉपर लॉस, क्लियर। और अगर आप इसे मिनिमाइज करना चाहते हो तो आपको थिक कॉपर वायर प्रेफर करनी चाहिए, क्लियर। अब सेकंड जो है आपके पास क्या है, आयरन लॉस, और वी कैन से एडी करंट लॉस, बिकॉज यू नो कि मैंने यहां पे जो कॉर यूज करी है इसके डायरेक्ट ब्लॉक नहीं यूज किए, उसे क्या किया, लेमिनेट किया, मतलब अलग अलग पीसेस में डिवाइड किया एंड देन फिर उसकी ज्वाइनिंग करी है, लेमिनेशन करी है, क्लियर। क्यों, क्योंकि वो एडी करंट के इफेक्ट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अगर आप डायरेक्ट लोगे तो इसका मतलब ज्यादा एरिया के साथ एसोसिएट होगा तो उसमें एनर्जी लॉसेस ज्यादा करोगे, क्लियर। एक होता है आपके पास फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस का मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि आपके पास फ्लक्स यहां पे भी एसोसिएट होगी और फ्लक्स यहां पे भी एसोसिएट होगी। अब आपको पता है कि यहां पे जो एसोसिएशन है फ्लक्स की, जो वैल्यू यहां पे होगी वो इसके कंपैरेटिवली, मतलब जैसे यहां पे वैल्यू आपके पास ज्यादा है और यहां पे जो ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्लियर। तो मतलब कुछ ना कुछ लॉस वो फ्लक्स का अक्कर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का अक्कर होता है, क्लियर। तो उसके लिए बेटर वे क्या समझा जाता है कि हाँ कि आपके पास इस टाइप से होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो टर्न्स हैं और ये जो टर्न्स हैं आपके पास एक दूसरे के क्लोज हों। अगर एक दूसरे के क्लोज होंगे ना तो आपके पास क्या होगा, फ्लक्स लॉस यहाँ पे कम अक्कर होगा, क्लियर। क्लोज लाने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्या कर देना है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे करने लगे तो कॉपर लॉस वहां पे ज्यादा अक्कर हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या समझा जाता है इसमें कि अगर आपने फ्लक्स लॉस को कम करना है तो इस हिसाब से ना आपको फ्रेम का जो बेसिकली ब्रेड सेक्शन है वो उस हिसाब से रिड्यूस करना चाहिए ताकि वो इसके इफेक्ट को रिड्यूस कर दे। तो बेटर है कि सिर्फ आपने पेपर में क्या लिखना है, फ्लक्स लॉस का मतलब क्या है कि लॉस इन द फ्लक्स, कि जो ट्रांसफर होगा सेकेंडरी सेक्शन को फ्लक्स वो क्या होगा, कम होगा, क्लियर। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे बार प्रेफर किया है, कौन सा, आयरन बार प्रेफर किया है। तो आयरन बार क्या होता है कि आपको पता है कि उसके साथ जो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया होता है वो स्मॉल होता है। अगर वो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया स्मॉल है तो इसका मतलब वहां पे एनर्जी लॉस क्या होंगे, कम होंगे, क्लियर। एंड लास्ट लॉस इज अ मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस। मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस रिलेट करता है हमिंग नॉइज इन द ट्रांसफार्मर, बिकॉज यू नो कि जैसे आप ट्रांसफार्मर के पास से जाते हो तो आपको एक साउंड सुनाई देता है, तो वो क्या होता है, हमिंग नॉइज इन द ट्रांसफार्मर, क्लियर। सो दीज ऑल आर द एनर्जी लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। आपको पेपर में कोई 4 मेंशन करने होते हैं और कई बार तो अकेला नाम ही पूछा जाता है तो वो आपको लिखने होते हैं, क्लियर। नाउ द लास्ट पार्ट, अब आपके पास जो लास्ट पार्ट इसका आता है वो है इसके एप्लीकेशन और वी कैन से यूजेस। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखिए एप्लीकेशंस क्या है ट्रांसफार्मर की। आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो हाई एसी को लो एसी, लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करता है। सो इट डिपेंड्स कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि कहां पे मैंने कम वैल्यू यूज करनी है, कहां पे मैंने ज्यादा वैल्यू यूज करनी है। बट मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अगर मैं डिस्कस करता हूं रेफ्रिजरेटर के बारे में, ठीक है, टेलीविजन के बारे में या एसी के बारे में, मतलब एयर कंडीशंस के बारे में, तो
तो वहां पे एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वहां पे वोल्टेज रेगुलेशन में हम ट्रांसफार्मर का भी यूज करते हैं। क्लियर, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन प्रोसेस में। क्लियर। और एक इसका यूज होता है जैसे आपका मोबाइल फोन चार्जर होता है। क्लियर, वो डायरेक्टली 220 वोल्ट पे तो ऑपरेट होता नहीं, तो पहले क्या होता है वो वैल्यू को डाउन करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्लियर। अब जैसे वेल्डिंग पर्पस है कि जो वेल्डिंग करनी होती है तो वहां पे भी हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। क्लियर। बट इसकी ना एप्लीकेशन ज्यादा पेपर में नहीं पूछी है, सिर्फ इसकी एक एप्लीकेशन जो पेपर में पूछी जाती है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर का यूज होता है। क्लियर। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन मतलब जैसे मान लो सब स्टेशन से अगर इलेक्ट्रिसिटी आप तक पहुंच रही है तो वो किसके थ्रू पहुंच रही है, थ्रू द ट्रांसफार्मर। उसमें क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफार्मर का एक्शन होता है, उसके थ्रू वो क्या हो रही है, सेंड हो रही है। तो वो हम अंडरस्टैंड करते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि होता क्या है, कि यहां पे मैं इसे डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करता हूं। जैसे देखिए ये मैंने लिया, ये मेरे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ये मेरे पास वायर इंफिनिटी तक जा रही है, एंड दिस वन इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यू कैन सी कि मैंने यहां पे क्या लिया है, नंबर ऑफ टर्न्स इस सेक्शन में ज्यादा ले लिए तो ये अप कर देगा और ये क्या करेगा, डाउन करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका काम होता है कि वैल्यू को अप करना। क्लियर, मतलब यहां पे जो वैल्यू होती है ना अप्रोक्सीमेटली 1,32,000 वोल्ट तक अप होती है। क्लियर, इतनी वैल्यू आपके पास अप हो जाती है। दिस वन इज अ बेसिकली जनरेटिंग स्टेशन। क्लियर, और ये रिसीविंग स्टेशन है। और यहां पे मेनली हमें क्या करना होता है, ये डिस्कशन करनी होती है यहां पे कि ये जो ट्रांसमिशन होता है किस टाइप की वायर के थ्रू होता है। हमेशा याद रखना पहले कि जैसे यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बनाई है आउटपुट में, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बनाई है इनपुट में इसके लिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स जो ज्यादा बनाई है और यहां पे भी ज्यादा बनाई है, मतलब इसका आउटपुट का जो इंपीडेंस होगा, का जो रेजिस्टेंस होगा और इसका जो आपके पास रेजिस्टेंस होगा वो आपस में मैच करना चाहिए। इसे हम बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग। जब आपने इफेक्टिव पावर ट्रांसमिशन करनी होती है ना, अच्छी वैल्यू ट्रांसमिट करनी होती है, तो हमेशा ना हम इंपीडेंस मैचिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे देखिए यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है इसके आउटपुट में, तो मैंने इसके इनपुट में भी ज्यादा बना दिए। तो ये चीज याद रखना। क्लियर। और होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इतनी ज्यादा वैल्यू जाएगी जब, तो एनर्जी लॉसेस तो आकर होंगे ही होंगे। तो वो जो एनर्जी लॉसेस, पावर लॉसेस आकर हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं वो वैल्यू क्या हो, कम से कम आकर हो। क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है, और R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A होता है। क्लियर। तो होता है क्या है, जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए हम जो वायर प्रेफर करते हैं वो थिन प्रेफर करते हैं, नॉट की थिक। क्लियर। वो क्यों करते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं। देखो अगर मैं थिक यूज करूंगा चलो वो भी अच्छी है, बट उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। थिन वायर का कॉस्ट क्या पड़ेगा, आपके पास कम पड़ेगा, और उसका प्रॉफिट क्या होगा, अगर वायर थिन होंगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो उसकी वजह से आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आई नो कि जब आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो पावर लॉस भी इंक्रीज करता है, और अगर पावर लॉस इंक्रीज कर रहा है तो ये फैक्टर मेरे फेवर में नहीं है। क्लियर। बट आपको पता है कि जब आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हो तो करंट का वैल्यू आपके पास क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर करंट का वैल्यू आपके पास डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है उसका स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, तो आपके पास करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब मैं एक तरह से ये चीज कहना चाहता हूं, आई नो कि रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज कर रहा है, वो पावर लॉस को ज्यादा कर देगा। क्लियर। बट रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट भी तो कम हो रहा है ना, और करंट का स्क्वायर और कम हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास आई स्क्वायर फैक्टर है वो आर के ऊपर क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होगा। क्लियर। अगर वो आर के ऊपर प्रीडोमिनेंट होगा तो जिसकी वजह से क्या, आई का इफेक्ट आर से ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से मेरे पास पावर लॉसेस क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे। क्लियर। तो मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से आपके पास जो पावर लॉसेस होंगे वो डाउन हो जाएंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि थिन वायर हम क्यों प्रेफर करते हैं। और ये डायग्राम ऐसा है कि अगर आप पेपर में ड्रॉ करोगे यू विल बी गेट द गुड मार्क्स, क्योंकि ये बुक्स में मेंशन नहीं है। क्लियर। मतलब दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर, और इसके जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर।